पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में वर्ल्ड बैंक का वो डेलीगेशन गया है, और जब उन्होंने कराची में वो ब्रीफिंग थी उसमें वज़ीर आला साहब जो कि किसी ऑफिशियल मसरूफियात पे बाहर गए हुए थे, तो पूरी कैबिनेट ने उनको वहाँ पे उनको होस्ट किया। तो उन्होंने जब सिंध की पूरी ब्रीफिंग देखी तो वर्ल्ड बैंक ने इस चीज़ को सराहा कि जो सिंध पीपल्स हाउसिंग प्रोजेक्ट है SPHF, वो उनका अब खुद कहना था कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको हम पूरी दुनिया में जहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वहाँ पे वर्ल्ड बैंक की भी वाहवाह हो रही है और ख़ुसूसी तौर पर सिंध हुकूमत की भी वाहवाह हो रही है, क्योंकि दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है वो बनने जा रहा है। 21 लाख बेघर लोगों को मुफ्त में घर भी दिया जा रहा है। उस घर की खवातीन को, उस जो कि सरकारी ज़मीनों पे थे, उनको उसकी ओनरशिप दी जा रही है, टाइटल दिया जा रहा है। और अभी तक 7.5 लाख घर बन चुके हैं। इससे पहले नेपाल में एक ज़िलज़िला आया था जिसके बाद 8 लाख घर नेपाल में बने थे, और हम बनाने जा रहे हैं 21 लाख घर। तो मैं ये बताता चलूं कि ये क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है, ये क्रेडिट सिंध हुकूमत को जाता है, और ये क्रेडिट चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को जाता है, और ये क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को जाता है, और चीफ मिनिस्टर सिंध को जाता है, जिसमें चीफ मिनिस्टर साहब ने खुसूसी तौर पर जिस तरीके से इस प्रोजेक्ट को उन्होंने सुपरवाइज किया है कि इस वक्त तक 7.5 लाख घर तैयार हो चुके हैं और हर महीने 50,000 घर बनने जा रहे हैं। उस हिसाब से 2 महीने के बाद, अगर मैं अप्रैल की बात करूं, एंड ऑफ अप्रैल पाकिस्तान का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ जाएगा कि क्लैमिटी के बाद, कैटास्ट्रॉफी के बाद पाकिस्तान का को ये टाइटल मिलेगा कि ये वाहिद मुल्क होगा जिसने दुनिया की तारीख में किसी मुतासरीन को इतनी बड़ी तादाद में घर बना के दिए। अप्रैल में इंशाअल्लाह ताला, एंड ऑफ अप्रैल, हम ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे, और फिर जो हमें 21 लाख घर कंप्लीट करने हैं, ये दुनिया की तारीख में इस तरह की मिसाल नहीं मिलती। हुकूमतें सिर्फ इसलिए नहीं मिलती कि हुक्मरान जो है वो सिर्फ जो है प्रोटोकॉल को एंजॉय करें और हुक्मरान जो है वो झंडे लगा के गाड़ियों में घूमते रहें। हुकूमतें इसलिए दी जाती हैं कि अगर कोई गरीब अवाम है और गरीब अवाम उस मुल्क की किसी मुसीबत में है, तो उस मुसीबत ज़दा लोगों को किस तरह रेस्क्यू करें, किस तरीके से उनको आप उनकी मदद करें। ये जितने मेरे आज हैदराबाद के सहाफ़ियाँ मौजूद हैं, मुझे वो सारे चेहरे याद हैं जब 2022 का बदतरीन एक पूरा सूबा डूबा हुआ था। आप सब लोगों ने वो चीज़ें कवर की हैं कि सिर्फ हर जगह पानी और पानी था। तो जो वर्ल्ड बैंक के वो इंचार्ज थे, उन्होंने जब हमने उनको पूरी SPHF की ब्रीफिंग दी तो उन्होंने कहा कि आपने ये तो बताएं, ये तो आप अभी की चीज़ बता रहे हैं, लेकिन जब ये सैलाब और बरसात ये चीज़ आई थी, उस वक्त आप लोगों ने क्या किया था, उस वक्त आपकी सिचुएशन क्या थी। तो फिर मैंने उनको एक्सप्लेन किया। मैंने कहा जी, जब ये सूरत हाल आई थी तो हर तरफ पानी और पानी था, लोग बहुत मायूस थे, लेकिन हम भी मायूस थे। हमने कहा अब क्या होगा जब करोड़ों की तादाद में लोग डूबे हुए हैं, तो इनकी हम मदद किस तरह कर सकेंगे। लेकिन चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब, मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा, इन्होंने जिस तरीके से स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिए, और फिर चीफ मिनिस्टर साहब ने जिस तरीके से इस पूरी सूरत हाल में उन्होंने कहा कि हम सबकी मदद करेंगे। और ये पाकिस्तान के दुनिया की तारीख में पहली मरतबा था कि हमने कहा कि जी हम उनको, जितने भी मुतासरीन हैं, उनकी लकड़ियाँ जो हैं वो गीली थी, उनके पास खाना बनाने के लिए लकड़ी तक नहीं थी। अगर हम पहले राशन बैग देते तो राशन में बनाते कैसे। हमने फर्स्ट टाइम कुक्ड फूड फराम किया। मुझे याद है इसकी शुरुआत हमने इस हल्के से की। ये अगर आपके दोस्त मेरे गवाह होंगे तो यहाँ से हमने अपनी एम्बुलेंस सर्विसेज में देगे, हमने कहा गवर्नमेंट की जब मदद आएगी, हमने खुद सबने अपनी मदद आपसे शुरू किया, देगे बना के हमने जो है लोगों के गाँवों तक, घरों तक बैठ के भेजी है हमने।
तो ये था जज्बा खिदमत का। तो हमने वर्ल्ड बैंक के उस वक्त को बताया कि जी हमने पहले ये किया, फिर बहुत सारे इशूज़ थे, हमने टेंट्स लिए, टेंट सिटीज़ बनाए, सरकारी इमारतों में हमने लोगों को ठहराया, फिर वहाँ पे उनको मॉस्किटो नेट्स, मेडिकल टीमें, हेल्थ डिपार्टमेंट, सब ने इतना प्रोएक्टिवली काम किया कि मतलब अगर किसी एनजीओ के हवाले किया जाता तो इतना मैन पावर किसी के पास नहीं आ सकता। लेकिन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप ने, पीपुल्स पार्टी के वर्कर्स ने, पीपुल्स पार्टी के एमपीएस ने, पीपुल्स पार्टी के एमएनएस ने जिस तरीके से वो काम किया, ये दुनिया की तारीख का बड़ा काम है। हमारी मेमोरी बहुत छोटी होती है, हम तनकीद करने के लिए पहले आ जाते हैं, हम मेमोरी को बिल्कुल याद नहीं करते। हालांकि वही सैलाब, वही बरसातें पंजाब में भी हुई, वही खैबर पख्तूनख्वा में भी हुई, वह बलूचिस्तान में भी हुई, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में थी तो इस सिंध गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया और इसको दुनिया की तारीख का अजीम तरीन मंसूबा बनाया। अब हम शुरू करने जा रहे हैं, हम आपको सारे घर दिखाने जा रहे हैं, हम आपको दिखाएंगे वो घर के जो लोग, हमने उस पर बिफोर और आफ्टर डाला हुआ है कि जो लोग उस वक्त जब जिनके घर खत्म हो चुके थे, मुसमार हो चुके थे, डूब चुके थे, उनके आज उसी जगहों पे उनके अपने पक्के मकानात हैं जो क्लाइमेट रेजिलियंस के हिसाब से बनाए गए हैं कि खुदा न खास्ता इन फ्यूचर अगर कोई आफत आती है तो फिर दोबारा इनको सरकार की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये उसी घर में अपना गंदुम भी रख सकते हैं, ये उसी घर में अपनी लकड़ी भी रख सकते हैं, ये उसी घर में अपने बैठ के खाने खा सकते हैं। तो ये, और इस प्रोजेक्ट को इंटरनेशनली 3-4 फर्म्स ने इसको अवार्ड भी दिए हैं। ये अवार्ड समझे पाकिस्तान को मिला है, भले हुकूमत सिंध की मेहनत हो, पीपुल्स पार्टी की मेहनत हो, लेकिन हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है। तो ये टाइटल पाकिस्तान को मिला है, ये पाकिस्तान के लोगों को मिला है। इसी तरीके से हमने फिर उनको जितने भी प्रोजेक्ट्स थे, यहाँ पे सड़कें मुसमार हो चुकी थी, यहाँ पे पूरा नेटवर्क खत्म हो चुका था, और फिर दोबारा जिस तरह पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने खड़े होकर उस पूरे प्रोजेक्ट को किया, तो मैं समझता हूँ कि ये इसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। और मैं कहता हूँ पूरे पाकिस्तान का हर पाकिस्तानी, खैबर से लेकर कारूंजर तक, हर आदमी बाय से फख्र महसूस करे कि हमारे मुल्क को सिंध हुकूमत के इस अजीम कारनामे की वजह से इंटरनेशनल रिकग्निशन मिल रही है। और वर्ल्ड बैंक ने ये कहा कि ये प्रोजेक्ट ऐसा है जिसको हमने, उन्होंने कहा कि नेपाल में कोई कॉन्फ्रेंस होती है या उसमें उन्होंने कहा कि हमें इस प्रोजेक्ट पर हर कोई पूछता है ये प्रोजेक्ट कैसा हुआ, और उसकी बड़ी डिटेल है। मैं फिर बैठ के कभी कराची में बैठ के आपको उसकी पूरी ब्रीफिंग दूंगा। लेकिन यहाँ पे जो मेरे हैदराबाद के लोग हैं, ये इस मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में बैठे हैं, आप अगर यहाँ से अभी भी मेरे साथ चलें तो मैं आपको हर गांव में दिखाऊंगा जहाँ पे जिस तरह घर बने, कहीं पे 100 घर बने, कहीं पे 200 घर बने, कहीं पे 300 घर बने। और वो आप सोचेंगे 21 लाख घर या 21 लाख अफराद नहीं है, एक घर में जितने लोग लेते हैं तो ये करोड़ों अफराद को, कोई एवरेज 1 करोड़ 20 लाख लोग जो हैं इन घरों में रह रहे हैं। और उसमें फिर क्या हुआ, इन घरों, इसी से जो जिस तरह हमने सर्वेज किए, इसके इसी प्रोजेक्ट की ऑडिट के लिए जिस तरीके से इंटरनेशनल फर्म्स और नेशनल फर्म्स ने बैठ के उसको एक एक चीज़ को ट्रांसपेरेंट किया, और उसमें कोई ठेकेदारी सिस्टम भी नहीं है कि जी इसमें जो है कोई कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होंगे, वो पैसे उस हाउस होल्ड को मिले हैं, उससे हमें मैन पावर पैदा हुआ है, हुनरमंद अफराद पैदा हुए हैं, क्योंकि उन लोगों को ट्रेनिंग्स दी गई कि अपना घर किस तरह बनाना है। फिर जिस तरह उन्होंने घरों की जिस तरह उन्होंने मुख्तलिफ कलर्स में उसकी को डेकोरेट किया है, जिस तरह मुख्तलिफ कलरफुल किस्म घर बनाए, आपको नया आर्ट मिला है। हमें डेटा मिला है कि इसमें कितने स्पेशल अफराद हैं जो इन घरों में रहते हैं, एग्जैक्टली डेटा है हमारे पास कि कितने जो हैं वो जो खुसूसी अफराद हैं वो इसमें रहे, कितनी खवातीन को फ़ायदा मिला है, कितनी खवातीन को जो है वो रोज़गार मिला है। फिर उसके बाद कि वो ज़मीन का, जो सरकार की ज़मीन थी, उस ज़मीन का टाइटल उनको मिला है, जिनके पास कोई एक पैसे की प्रॉपर्टी नहीं थी, अब वो अपनी प्रॉपर्टी के मालिक हैं, ज़मीन उनकी, मकान उनका, और वो हुकूमत सिंध ने जिस तरीके से उनको बना के दिया है। तीसरी बात, फिर उन्होंने हमने वर्ल्ड बैंक को जो हम प्रोजेक्ट्स वर्ल्ड बैंक के साथ करें हमने बताया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ साबित हो गई कि वाहिद पूरे पाकिस्तान में वाहिद सूबा पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का सिंध सूबा है जिसने परफॉर्म किया और इंटरनेशनली अपने आप को उस चीज़ में मनवाया है। चौथी बात अभी जो इम्पोर्टेंट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसने हर मुमकिन कोशिश की कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए। 9 मई को जो उन्होंने पाकिस्तान के साथ किया, हालांकि सिर्फ इमरान खान की गिरफ्तारी हुई थी, ये सबके लिए आई ओपनर चीज़ है। 9 मई को जो पूरे पाकिस्तान में हुआ, मैं हैदराबाद में बैठा हूँ, हैदराबाद में मेरे दोस्तों ने गवाही दी होगी कि हैदराबाद में हैदर चौक पे भी चीज़ों को, अमलाक को आग लगाई गई। कराची में शारा फैसल पे जिस तरीके से अवाम की बस सर्विसेज को आग लगाई गई,
पुलिस की मोबाइलों को नुकसान पहुंचाया गया, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह नुकसान पहुंचाया गया, रेडियो पाकिस्तान को आग लगाई गई, लाहौर में कोर कमांडर हाउस कायदा मोहम्मद अली जिन्ना का घर जो है उसको आग लगाई गई। ये सारी दहशतगर्दी के पीछे जो ब्रेन चाइल्ड था वो इमरान खान का था, सारी दहशतगर्दी के पीछे। और फिर आपने देखा कि जब उसको जिस दिन 14 साल की सजा होती है, क्योंकि वो जेल में था, फितना जेल में था, जेल से बैठकर वो डायरेक्शन नहीं दे पा रहा था, तो जब जिस दिन इमरान खान को 14 साल की सजा होती है, पूरे पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा समेत एक शख्स सड़क पे नहीं आता एहतजाज करने के लिए। एक ऐसा कोई शख्स नहीं था जो रोड पे आके कहे कि जी बहुत बड़ा जुल्म हो गया। तो आपने देखा कि जब शरपसंदगी की जाती है तो किस तरह की जाती है। फिर उसके बाद जिस तरीके से डिजिटल दहशतगर्दी की गई, हमारे इदारों के खिलाफ हज़ार-ए-साई की गई, हमारे इदारों को नुकसान पहुंचाने के लिए, और इमरान खान की मौजूदगी में भी जो भी मुखालफत में उसके खिलाफ बयान देता था, दूसरे दिन नैब का नोटिस आ जाता था, दूसरे दिन नैब उसको उठाती थी। पीपुल्स पार्टी के रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया, इमरान खान की ख्वाहिश पे गिरफ्तार किया गया, मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब को गिरफ्तार किया गया, मोहतरमा फरियाल तालपुर साहब को गिरफ्तार किया गया, खुर्शीद शाह साहब को गिरफ्तार किया गया, आगा सिराज दुरानी साहब को गिरफ्तार किया गया, हम समेत काफ़ी लोगों पे मुकदमे बनाए गए। और ये सारी चीज़ें इमरान खान के इमा पे हुई कि जो बोलता था दूसरे दिन वो जेल में जाता था। PMLN की लीडरशिप को गिरफ्तार किया गया। तो वो उस शख्स का डिक्टेटोरियल माइंडसेट, उस शख्स का कि वो अपने ऊपर तनकीद ना बर्दाश्त करने वाला माइंडसेट, और जिस तरीके से उसने बैठकर उसके दौर में जुडिशरी को इस्तेमाल किया, साकिब निसार जैसे लोग जिन्होंने उसको प्रोमोट किए, जिन्होंने कानून की, आइन की धज्जियां उड़ाई, साकिब निसार ने, जो कि इमरान खान का एक, मैं समझता हूं कि एक यूनिट इंचार्ज के तौर पे काम कर रहा था, इमरान खान का एक आलाकार होकर काम कर रहा था। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट चुन चुन के इमरान खान के मुखालफों को या तो डिस्क्वालीफाई कर रहा था, या उनको जेलों में भेज रहा था, या उसको जिस तरह मीडिया के ऊपर वो काबिज था वो शख्स, उसकी मर्जी होती थी कि मेरी हर खबर जो है वो चले, मैं जो बयान दूं वो चले, और मैं मलाइन करूं लोगों को, इमरान खान के मुखालफों को मैं मलाइन करूं, उनकी हज़ारासाई हो, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन हो, उनका मीडिया ट्रायल हो। उसका अलाकार साकिब निसार जैसा बदबख्त शख्स बना, जिसने अदालतों को और कानून को की धज्जियां उड़ाई, जुडिशल एक्टिविज्म की बुनियाद इफ्तिखार चौधरी के बाद इस शख्स ने डाली और उसको चलाता रहा। और फिर उसने जिस तरीके से डैम फंड के नाम पर एक अवाम को धोखा दिया, डैम फंड के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाया साकिब निसार ने, उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती कि एक PTI के MP ने किसी को सड़क पे उतर के अपनी लैंड क्रूजर से मारना शुरू कर दिया, तो साकिब निसार साहब ने कहा कि भाई आओ बुलाओ इसको, सुमोटो नोटिस 5 लाख रुपए डैम फंड में दो, तुम्हें माफ कर दिया। दुनिया के कोई एक मुल्क, कोई एक कानून, कोई एक मुझे किताब बता दें जिसमें कहे कि जी किसी को जूते मारो और उसको पैसे दे दो डैम फंड में और आपको माफ किया जा सकता है। पूरी दुनिया में मुझे कोई एक मिसाल बताए, नहीं हुई। ये सारी बदतरीन मिसालें हैं। आज जो PTI के लिए बात करते हैं हमारे मीडिया के दोस्त भी और बाकी दोस्त भी, क्या ये सबकी मेमोरी खत्म हो चुकी है? क्या किसी को याद नहीं है कि किस हद तक ये शख्स फिरौन के तौर पर काम कर रहा था, इस मुल्क में फिरौन के तौर पर हुक्मरानी कर रहा था? और जो जमहूरियत, आइन और वोट की पासदारी की बात कर रहा है, 2018 के इंतखाबात किसके नजरों से नहीं गुजरे, किस तरीके से उस इंतखाबात को उसने अपनी मर्जी के लिए लिया, और जिस तरीके से उसने जबरदस्ती हुक्मरानी करने का कोई शौक था, धांधली के जरिए आके वो हुक्मरान करके बैठा। फिर इस शख्स ने इदारों के खिलाफ हज़ारासाई की। उसके बाद इसी PTI ने इंटरनेशनली तौर पे पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की, पूरी कौम को बेवकूफ बनाया, पूरी कौम को कि जी मुझे उतारा जा रहा है एक साइफर की वजह से। साइफर भाई कहां से आया? साइफर जी अमेरिका ने हमारे खिलाफ खत लिखा और उन्होंने मुझे हटाया। ओ भाई तूने ऐसा क्या काम किया कि तुझे अमेरिका ने हटाया? तुमने सिर्फ 2-4 जो लंगर खाने खोलने के अलावा तुमने कोई एक काम बता दो कि तुमने काम किया हो पाकिस्तान के लिए, कोई एक स्कीम बता दो, कोई एक प्रोजेक्ट बता दो। तुम्हारा BRT KPK
चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम की रिपोर्ट है कि 7 अरब रुपए की तुम लोगों ने किकबैक्स लिए। तुम्हारा मलम जबा स्कैंडल, फिर उस पर जिस तरह तुम्हें मोहतरम आसिफ सईद खोसा साहब, सॉरी माजरत, उमर ता बंदियाल साहब ने जिस तरह आपको स्टे ऑर्डर दिए, उस पर स्टे ऑर्डर पे स्टे ऑर्डर मिले आपको, केपीके के चीफ जस्टिस सुप्रीम हाई कोर्ट ने कहा कि जी इसको नैब और एफआईए प्रोब करें, आपने सुप्रीम कोर्ट में जाके उसके स्टे ऑर्डर ले लिए। भाई अगर आपके हाथ साफ थे, आज भी लोग बोलते हैं इमरान खान यार जैसा भी ईमानदार था, इमरान खान जैसा भी था कि यार वो ऑनेस्ट था। भाई अगर इमरान खान ऑनेस्ट था, अगर इमरान खान ईमानदार था, तो क्यों हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऑर्डर के बावजूद ये लोग गए सुप्रीम कोर्ट में कि हमें स्टे दिया जाए? बोलते ठीक है भाई मेरे हाथ पांव साफ है, मेरी तलाशी लेनी है लो। अगर मेरे बंदों ने या मेरे चीफ मिनिस्टर ने या मेरी वजारत ने या मेरी हुकूमत ने वहां पे करप्शन किए तो उनको चेक करो। आप कैसे सुप्रीम कोर्ट में जाके कह सकते हो कि मेरे खिलाफ किसी किस्म का आप तलाशी नहीं ले सकते? स्टे ऑर्डर लेने का मकसद क्या था? और स्टे ऑर्डर मिलने में वहां पे फेडरल गवर्नमेंट इनकी थी, वहां के प्रोसिक्यूटर भी इनकी मदद कर रहे थे, केपीके के प्रोसिक्यूटर भी मदद कर रहे थे। स्टे ऑर्डर के मुझे कोई पाकिस्तान में कोई एक शख्स बता दे, कोई एक मुझे कोई मीडिया का मालिक बता दे, कोई सहाफी बता दे, उसका कोई हमदर्द बता दे कि जी किसी और हुकूमत ने, किसी और पार्टी ने किया हो, किसी इदारे को बुलाओ कि यार हमारी तलाशी नहीं ले सकते आप। और फिर उमर अता बंदियाल साहब ने एक नहीं, दो नहीं, तीन दफा जो है वो स्टे ऑर्डर दिया कि भाई केपीके, बीआरटी और मलम जबा पे नैब और एफआई को रोक दिया कि आप इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। भाई आप किस तरह कर सकते इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते? क्यों इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते? कौन से कानून के तहत आप इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते? ये बताना होगा किसी को। ये छोटे क्राइम नहीं है। आज जुडिशियल कमीशन उन चीजों को प्रोब करे कि भाई किस कानून के तहत ये ऑर्डर थे। और फिर इमरान खान जो कि कहते जी ये बाकी सब चोर से ये ईमानदार था। अगर बाकी सब चोर से ये ईमानदार था तो उस ईमानदार शख्स ने ये काम क्यों किया? फिर इसी तरीके से फॉरेन फंडिंग केस में भी यही हुआ कि 6 साल तक आपने स्टे लिए कि जी फॉरेन फंडिंग केस में तलाशियां हमारी नहीं हो सकती। आपने 15 अकाउंट अपने छुपा दिए, बाकी जो अकाउंट शो करने वाले थे वो शो कर दिए, जो छुपाने थे छुपा दिए। और जब वो खुले तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इमरान खान साहब कहते हैं बहुत अच्छा आदमी जिसको मैंने रखा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जब वो अकाउंट्स की बात करता है, बोला जो अकाउंट इमरान खान ने छुपाए उसमें भारत से पैसे आए, उसमें इसराइल से पैसे आए और उन अकाउंट के नंबर्स, और फिर पाकिस्तान के एक बेबक सहाफी अरशद शरीफ शहीद, उनका प्रोग्राम देख लें यूट्यूब पे जाके सारे, जिसमें वो कहते हैं कि हाँ इंदर दोसान और फलाना इन लोगों ने इमरान खान को पैसे दिए। तो मुझे बताएं कि एक पाकिस्तानी पॉलिटिशियन को इसराइल और भारत क्यों पैसे दे रहा है कि वो इलेक्शन में अपनी कैंपेन करे? उसके क्या मकासद हल हो रहे हैं इसराइल और भारत के कि पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फंडिंग कर रहा है कि उसके वो मकासद पूरे हों? उसमें क्या मंतक पीछे है, उसको हमारे सामने लाया जाए। तो खैर ये फिर इन्होंने कहा कि साइफर और मेरे खिलाफ साजिश हुई है, जिसने कुछ नहीं किया उसके खिलाफ साजिश कर दी। और फिर हम कोई गुलाम नहीं, पूरी कौम को एक गलत राह पे, एक गलत डायरेक्शन पे लगा के, और फिर कहा कि नहीं यार वो अमेरिका नहीं था। और फिर उसी मुल्क में जाके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने सारे लॉबियस्ट दौड़ाती है कि जी हमारे लीडर को जो है वो बाहर निकालो और हमें हुकूमत चाहिए, और दिन रात लगे हुए हैं। जब नई इलेक्शन हुई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूएसए का जो ऑर्गेनाइजर, चीफ ऑर्गेनाइजर कहता है जैसे ही प्रेसिडेंट ओथ लेंगे उससे पहले हम लोग जो है हम रिपोर्टें देंगे कि जी उनकी गैर मौजूदगी में पाकिस्तान में किस किसने क्या क्या बयान दिया था। अब ये बात मैं वो क्या कर रहा हूँ, ये बात वो है भाई कि वो तहरीक इंसाफ जो कहती है कि जी किसी की मुदाखलत ना हो। हम भी कहते हैं किसी मुल्क में किसी की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, ना किसी को करनी चाहिए ना किसी को मांगनी चाहिए। आज वही पार्टियां वहां मुदाखलत के लिए मिन्नतें तरले कर रही हैं, और फिर उन्होंने इंतशार की, फिर कोशिशें की इनके। मैं अपना नैरेटिव बता रहा हूं, मैं कोई बात ऐसी नहीं कह रहा कि मेरी तरफ से या मेरी पार्टी की तरफ से मैं कोई इल्जाम लगा रहा हूं। मेरे इस पूरे कॉन्फ्रेंस में अगर कोई एक भी कहेगा यार ये बात आपने की, ये हकीकत से मुबनी नहीं है, या आप अपनी तरफ से बोल रहे हो, एक एक चीज का सबूत मेरे दोस्त अभी गूगल कर लें,
यूट्यूब पे जाके देख लें। जो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा है वो समझ रहा है अगर मैं कहीं पे गलत बयानी कर रहा हूं, मेरी कोई बात जो है वो इल्जाम तराशी है, तो बराए मेहरबानी आप उठा के वो यूट्यूब पे वो सारी चीजें देख लें, गूगल पे सारी चीजें अवेलेबल हैं। फिर आपने इंटरनेशनली कोशिश किया पाकिस्तान को डैमेज करने के लिए। फिर जेरूसलम पोस्ट इस्राएली अखबार लिखता है कि इमरान खान जो है वो जेरूसलम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ये बताएं कि इस्राएली जरीदे भी आपकी हिमायत में कूद पड़ रहे हैं, और फिर जब आपकी गिरफ्तारी पहली मरतबा हुई तो एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जहां पे मुख्तलिफ वफूद मौजूद हैं और ऑफिशियल कॉन्फ्रेंस चल रही है, इसराइल की तरफ से ये बयान आना ऑफिशियली, उसकी क्लिप्स भी मौजूद सारी दिखा सकता हूं आपको, कि जी इमरान खान की गिरफ्तारी में बयान आता है कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। कौन कह रहा है? इसराइल कह रहा है कि इमरान खान की गिरफ्तारी पे पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। जिस तरह आपने मुसलमानों की नस्ल कुशी की, आपने हजारों मुसलमानों को शहीद किया, आपने लाखों मुसलमानों को वहां पे बेघर किया, आपने खंडर बना दिया वहां पे जाके गजा को। वो कहता है कि इमरान खान की गिरफ्तारी पे पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। उसको ना कश्मीर नजर आता है, ना उसको कोई और चीज नजर आती है। इसराइल को इमरान खान की गिरफ्तारी पे ये चीज नजर आ रही है। मुझे ये बताएं, ये तो मैंने नहीं स्टेटमेंट दिलवाया होगा, ये तो हुकूमत ने नहीं दिलवाया होगा ना, ये सारी चीजें क्यों हुई? और फिर सब चीजों के अगर आप पहलू ढूंढें, लंदन में मेयर का इंतखाबात होता है, एक तरफ पाकिस्तानी निजात सादिक खान इलेक्शन लड़ते हैं, उसके मुकाबले में जैक गोल्डस्मिथ जो कि इसराइल का एक नुमाइंदा, वो वहां इलेक्शन लड़ता है। इमरान खान साहब यहां से ऑल द वे जाते हैं। इमरान खान साहब लंदन में अपनी जेब से भी कुछ पाउंड्स डोनेट करते हैं और वहां पे फंड रेजिंग भी करते हैं और इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं जैक गोल्डस्मिथ की, मुकाबले में किसके? एक पाकिस्तानी निजात सादिक खान के। तो क्या अभी भी आंखें नहीं खुलनी चाहिए हमारी? अभी भी हम अपने आंखों के सामने पर्दा डाल दें? यह बंदा शरीफ है भाई, क्या शराफत है उसकी ये कि जो किसी और मुल्क के एजेंडा पे चल रहा है। मौलाना अब्दुल सत्तार ईदी साहब गैर सियासी शख्स थे या नहीं थे? मौलाना अब्दुल सत्तार ईदी साहब ने क्या कहा कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की हुकूमत गिराने के लिए हमीद गुल और इमरान खान उनके पास गए। अगर मौलाना अब्दुल सत्तार ईदी साहब जो कि गैर सियासी आदमी है और पाकिस्तान का हर शख्स उनको निहायती एहतराम के साथ, निहायती अदब के साथ देखता है, तो उनका ये बयान है जो कि आज भी यूट्यूब में जाके डाल दें, आपको मिल जाएगा। फिर आप इसरारुल हक साहब की सुन लें गुफ्तगू। इसरारुल हक साहब ने भी यही बात कही और उन्होंने कितना साल पहले की, ये नहीं कि जी पीटीआई बनने के बाद बात की उन्होंने आज से 25 साल पहले बात की कि एक स्क्रिप्ट बन रहा है और उसमें इमरान खान को लॉन्च किया जा रहा है और यहूदी लॉबी उसको लॉन्च करना चाहती है, इसराइली लॉबी उसको लॉन्च करना चाहती है। तो जब सारी चीजों के ताने बाने आपस में मिलाएंगे तो क्या हम ये नहीं कह सकते ये शख्स हमारे ऊपर थोपा गया, उसका मकसद सिर्फ अफरा तफरी है? फिर जिस तरीके से इस्लामाबाद पे दावे बोले गए, अब खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत पिछले 16-17 साल से है, सबको पता है। आज खैबर पख्तूनख्वा में 5 बजे के बाद कोई थाना आपको नजर नहीं मिलेगा, कोई चौकी नहीं मिलेगी, वहां हुकूमत की रिट खत्म हो गई है। और इस 15 साल में क्या क्या हुआ? एपीएस का वाकया भी खैबर पख्तूनख्वा में हुआ, सैकड़ों मासूम बच्चों को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। इस 15 साल में क्या हुआ? बन्नू जेल भी ब्रेक हुई कि वीगो के ढालों में जुलूस की शक्ल में लोग आते हैं, जेल ब्रेक करके अपने दहशतगर्द छुड़वा के चले जाते हैं। और हुकूमत किसकी है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तब भी खामोशी है। फिर क्या होता है इस वक्त जो सूरत हाल है? खैबर पख्तूनख्वा का चीफ मिनिस्टर असेंबली में कहता है, वफाक को ललकार कर रहा है कि हमें छेड़ो नहीं, हमारे पास हथियार भी है, हमारे पास पैसा भी है और हमारे पास हिम्मत भी है, हम आपसे लड़ेंगे आके। किसको ललकार रहा है? वफाकी हुकूमत को ललकार रहा है। अगर आपके पास बकौल आपके के पैसा भी है, बकौल आपके पास हथियार भी है और वाकई आप समझते हो कि आपके पास हिम्मत भी है, तो मेरे प्यारे भाई आप पहले उन दहशतगर्दों से जाके लड़ो जो खैबर पख्तूनख्वा में आप लोग भी अपने हलकों में नहीं जा सकते उस वक्त, जहां आपकी जिम्मेदारी है
दहशतगर्दों से लड़ने के लिए आप तैयार नहीं हो, आप हुकूमतों से लड़ने के लिए तैयार हो। जो मासूम लोग जिन्होंने आपको वोट दिए, जिनकी जान और माल की हिफाजत आपकी जिम्मेदारी है, जिसको आप बिल्कुल पूरा नहीं कर रहे हो, उनकी जान और माल की हिफाजत करने के लिए आपके हथियार कहां चले गए, आपके दिल गुर्दे कहां चले गए और आपकी हिम्मतें कहां चली गई? आप जाके वफाक से लड़ाई करने के लिए तैयार हो, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी से लड़ाई करने के लिए तैयार हो, और अभी भी आपके इंतशारी तोला क्या कर रहा है कि आपने हर कोशिश करके देख ली, आपने अपने इदारों को धमकियां देके भी देख ली, आपने अपने इदारों के सरबराहों की मीडिया ट्रायल, सोशल मीडिया ट्रायल करके भी देख लिया, आपने यहां से लोग बाहर भेज के ताकि वो खुल के पाकिस्तानी इदारों को गालियां दे सकें, पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर सकें, आपने वो करके भी देख लिया। आपने इंटरनेशनल फर्म्स भी हायर करके देख ली, आपने उसी अमेरिका में लॉबियस्ट फर्म्स हायर की हैं। भाई आपका क्या काम कि आप अमेरिका में या बाकी ममालिक में, इसराइल में और यूके में, बाकी ममालिक में जाके आप लॉबिंग फर्म्स हायर करो कि जो आपकी लॉबिंग करे। किस चीज की लॉबिंग आप चाह रहे हो? आप तो बकौल आपके कहते हो कि आप अवाम पे एतमाद करते हो, अगर अवाम पे एतमाद करते हो तो लॉबिंग आपको बाहर की क्यों चाहिए? आपने वो करके भी देख ली। आपने IMF को खुतूत लिखकर भी देख लिए कि IMF पाकिस्तान की इमदाद बंद कर दो। आपने वो हर काम कर दिया जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे। आपने तो यह भी कह दिया था कि मैं एटम बम भी गिराने के लिए तैयार हूं पाकिस्तान पर। तो जब आप ये सारा काम करके थके नहीं, फिर आपने कहा कि अब मुख्तलिफ पार्टियों का हम इत्तेहाद बनाएं। अब हर उस पार्टी के पास जा रहे हो जिनको आप कभी जलसों में बिठाकर गालियां देते थे, जिनको आप बुरा भला बोलते थे, कि आप सर पे दुपट्टे और शॉले पहनकर किसकी नकलें उतारा करते थे। आपने वो हर बुरा काम करके देखे और आपकी जो धरना था वो भी आपकी पहचान थी, जिसमें आप पाकिस्तान की आवाम को कह रहे थे कि बिजली के बिल ना भरो। बिजली के बिल को आप यूं लाइटर से आग लगा रहे थे, आप वही हो ना। फिर आप क्या कहते थे लोगों को कि पाकिस्तान में लीगली पैसे नहीं भेजो, पाकिस्तान से लीगल पैसे बाहर नहीं भेजो, हुंडी हवाले के जरिए भेजो। ये भी आप थे। ये आपका कौमी लीडर है जो पाकिस्तान की, जिसको आप चाहते हो कमांड ऐसे शख्स को मिले। तो जो शख्स आपको, उसने पाकिस्तान को, पाकिस्तान की कौम को, पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान की अफवाज को, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज को, इस पूरे मुल्क को, इस पूरी रियासत को हर मुमकिन नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। अब उसके हवारी जो हैं अब फिर चूचू का मुरब्बा बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं कि इस पार्टी को भी शामिल कर लें, हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलानी है, इस पार्टी को भी शामिल करें, इस पार्टी को भी करें। अब सुना है कि वो लोग फिर आए भी हुए हैं कि जी हम यहां पे भी कोई इत्तेहाद बनाए। भाई आपको जितने इत्तेहाद बनाने हैं बना लें, आपको जितनी साजिशें इस मुल्क के खिलाफ करनी है कर लें, आपको जितने खड्डे खोदने इस मुल्क के लोगों के खिलाफ, इस मुल्क के अवाम के खिलाफ आप खोद दें। एक बात मैं वाज़ेह कर दूं, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत आई, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने ऐसे प्लान्स दिए कि हमारे पास वाफर मिकदार में वीट उगती थी, सरप्लस होती थी, और हमने वीट एक्सपोर्ट करना शुरू की। पाकिस्तान ने वीट एक्सपोर्ट करना शुरू की। अब उसमें कुछ लोग तनकीद भी करते हैं, मैं आपको थोड़ा बता दूं। लोग कहते हैं कि नहीं यार आप सपोर्ट प्राइस ना दो। अच्छा अगर नहीं दोगे तो क्या होगा? आप फिर इंपोर्ट करोगे। अभी केयर टेकर ने भी इंपोर्ट की ना, आप इंपोर्ट करोगे। वो इंपोर्ट कैसे होती है? लास्ट टाइम जब हमने 4,500 रुपये रेट किया तो फेडरल गवर्नमेंट ने एतराज़ किया और पंजाब गवर्नमेंट, कुछ एक दो लोगों ने एतराज़ किया कि यार आपने खामखा 4,500 रुपये रेट कर दिया, 4,400 आपने रेट कर दिया और जो है इसे गंदम जो है आपकी महंगी मिलेगी। हमने उनको समझाया और फिर हुआ क्या? अगर आप 4,400 अपने किसान को वो फ़ायदा ना दो तो फिर आप जो है, जो आप बाहर से इंपोर्ट करते हो गंदम, वो आप उस किसान को फ़ायदा देते हो। हमारे जो हम इंपोर्ट गंदम करते हैं वो 9,000 रुपये टन करते हैं। तो आप 4,400 ना करो, अपने मुल्क में 4,400 की ना लो, बाहर से 9,000 की खरीदो, जिसमें आपका ज़राए मुबादला भी जाए। तो क्या ये जस्टिफाइड चीज़ है? क्या आप कहो कि आप जिस मुल्क से खरीद रहे हो उस मुल्क के किसान को आप फ़ायदा दे रहे हो, अपने मुल्क के किसान को फ़ायदा नहीं देना चाहते हो? तो ये लॉजिक समझ से बाहर है। और अभी तो खैर इस वक्त सिंध हुकूमत के पास इतनी वाफर मिकदार में गंदम मौजूद है कि हमारे मतलब इस वक्त कोई क्राइसिस इस कम अज़ कम साल नहीं होगा, लेकिन इसको हमने
दोबारा हम फेडरल गवर्नमेंट से बात करेंगे कि इसको फैसले को नज़रसानी करें IMF के साथ बैठकर, क्योंकि अगर नेक्स्ट ईयर लोगों ने गंदम उगाना छोड़ दी तो आज आप कहते हो कि हमें गंदम महंगी हो गई, फिर आपने 9,000 की अगर आपने इंपोर्ट करना शुरू की, फिर आप क्या करोगे? आप क्या 9,000 की इंपोर्ट करके 4,500 की सब्सिडी देके लोगों को दोगे, जो कि आप दे नहीं सकोगे? और फिर अपना आपका ज़राए मुबादला अलग ज़ाया हो रहा है। तो आप अपने किसान को स्ट्रॉन्ग करें, अपनी जो लोकल हमारी एक इंडस्ट्री उसको आपको स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। जो आपका बात है कमोडिटीज़ को, कुछ जो बेसिक नीड की कमोडिटीज़ हैं उस पर हुकूमत ये कोशिश करती है। अभी भी ये उन्होंने कहा है कि जब आप रेगुलेट प्राइस को करो, हुकूमत अभी भी कोशिश ये करेगी कि रेगुलेट करें हम प्राइसेस को। हम सिर्फ सब्सिडी और सपोर्ट प्राइस हमने बंद किए, लेकिन क्योंकि बाकी भी इस तरह की चीज़ें जिनको हम रेगुलेट करते हैं प्राइस ना, जो दूध को हम रेगुलेट करते हैं, हम दालों को रेगुलेट करते हैं, सारे जो कमोडिटीज़ हैं उसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू हम रेगुलेट करते हैं, तो उसको भी हम रेगुलेट करते रहेंगे।